हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे द टिश्यू सिस्टम या टिश्यू सिस्टम। ये जो टिश्यू सिस्टम है उसको हम स्ट्रक्चर लोकेशन के बेसिस पे, किसके? स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टिश्यू सिस्टम को किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला होता है वो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकेंड वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और जो तीसरा होता है वो होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यानी पूरे टिश्यू सिस्टम को स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द सेकेंड वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। क्या नाम है? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर हम प्लांट में रूट को अगर लेते हैं, रूट को लेते हैं, तो रूट का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कट करते हैं और देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। रूट में जो सबसे बाहर प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिब्लेमा। यानी रूट के एपिडर्मिस को कहा जाता है एपिब्लेमा। क्लियर है? और इसके सेंट्रल पोजीशन पे क्या होता है? वैस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं, हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये वैस्कुलर बंडल कुछ ऐसा होता है रूट में। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो देखो, अगर हम स्टेम को कट करके देखते हैं तो कुछ ऐसा, सबसे बाहर हमको क्या दिखेगा? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, और उसके इनर मोस्ट लेयर में यानी अंदर वाले रीजन में हमको दिखेगा, क्या दिखेगा? वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल होता है। ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ओपन होता है डाइकोट स्टेम में, और क्लोज वैस्कुलर बंडल होता है मोनोकोट स्टेम में। ओपन क्यों कहते हैं, क्लोज क्यों कहते हैं, वो डिपेंड करता है कैम्बियम के प्रेजेंस और एब्सेंस में, जब देखेंगे। और अगर हम लीफ को देखते हैं तो ये अपना लीफ है। ठीक है, ये क्या अपना लीफ, और लीफ को अगर ऐसे क्रॉस सेक्शन कट करते हैं और फिर इसको ऐसे उठा के देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। क्लियर? और यहाँ पे मिड रिब वेन्स के वेनलेट्स, ये वैस्कुलर बंडल्स वेन्स और मिड रिब में प्रेजेंट होते हैं। तो पूरे टिश्यू सिस्टम को हम उसके स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किए। सो आउटर प्रोटेक्टिव रीजन बना रहा है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो वैस्कुलर बंडल्स बना रहा है उसको हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। और एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के अलावा इस प्लांट के पास जो भी टिश्यू है वो सब क्या आएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो समझ में आया ओवरव्यू? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जितने भी टिश्यू प्रेजेंट हैं वो सब किसमें आते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और डिटेल में पढ़ेंगे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। हम ये भी देखेंगे कि प्लांट में एपिडर्मिस में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। आपको पता है अगर ये रूट है तो रूट के एपिडर्मिस में अराइज होता है रूट हेयर्स। क्या अराइज होता है? रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स को हम पढ़ लेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। अगर स्टेम है तो स्टेम के एपिडर्मिस पे अराइज होता है क्या? बोलो ना, क्या अराइज होता है? स्टेम हेयर्स। क्या अराइज होता है? स्टेम हेयर्स। तो हम स्टेम हेयर्स को भी पढ़ेंगे। और लीफ के एपिडर्मिस में हमको मिलेगा कहीं कहीं एक ओपनिंग, उसके एपिडर्मिस में
और जिसको हम कहते हैं एस्टोमेटा। क्या कहते हैं? एस्टोमेटा। यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं रूट हेयर्स, स्टेम हेयर्स एंड एस्टोमेटा। क्यों पढ़ने वाले हैं समझ में आया? क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू पे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है रूट हेयर्स, स्टेम हेयर्स एंड एस्टोमेटा। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट हेडिंग देंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है पूरे प्लांट बॉडी का। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या आ जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में? तो अभी बताया रूट हेयर्स, स्टेम हेयर्स और एपिडर्मिस पे क्या है? लीफ के एपिडर्मिस पे एस्टोमेटा है। क्या है? एस्टोमेटा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। तो फर्स्ट पॉइंट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। outermost covering of whole plant body. Next point, it includes epidermis and its related structure. It includes epidermis and its related structure. It includes epidermis and its related structure. अगर एग्जाम्पल का हम बात करें तो क्या क्या आ सकता है? एक तो एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में और रिलेटेड स्ट्रक्चर में क्या आएगा? तो आएगा रूट हेयर्स। क्या आएगा? रूट हेयर्स। नेक्स्ट स्टेम हेयर्स। आपको पता है स्टेम हेयर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। और नेक्स्ट आएगा एस्टोमेटा। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे रिलेटेड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग देंगे हम एपिडर्मिस। क्या? फर्स्ट हेडिंग देंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? क्या है एपिडर्मिस? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्लियर? एपिडर्मिस क्या होता है? अभी देखें कि किसी भी प्लांट बॉडी का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो पहले भी हम लिख चुके हैं, ये क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है होल प्लांट बॉडी का, या एपिडर्मिस क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ होल प्लांट बॉडी। outermost layer of whole plant body. Next, epidermis usually single layered होते हैं। क्या? epidermis generally single layered होते हैं। तो usually single layered, usually क्या होते हैं? ये single layered होते हैं। नेक्स्ट, epidermal cells जो होते हैं ना, epidermal cells ये elongated cells होते हैं। क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कंटिन्यूअस लेयर होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। देखिए, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स के बने होते हैं। किसके? इलोंगेटेड सेल्स के बने होते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स और ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं इलोंगेटेड सेल्स। किसी भी तरह का यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। ये जो एपिडर्मल सेल्स है, ये एपिडर्मल सेल्स ही सिक्रीट करता है वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी लेयर, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। तो एपिडर्मल लेयर के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं सेल्स ऑफ epidermis are elongated. Cells of epidermis are
elongated cells of epidermis are elongated. Next, compactly arranged and what? Compactly arranged and it form a continuous layer. राइट। ये जो इपिडर्मल सेल्स होते हैं ये पैरेन्काइमेटस होते हैं और इसके पास लार्ज वैक्यूल्स होता है। क्या होता है? लार्ज वैक्यूल्स होता है और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे epidermal cells are what? Parenchymatous. Epidermal cells are parenchymatous. Epidermal cells क्या होते हैं? Parenchymatous होते हैं with large vacuole and peripheral cytoplasm. With large vacuole and peripheral cytoplasm और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है इसके पास। क्लियर? ये क्यूटिकल सिक्रीट करते हैं एपिडर्मल लेयर और ये जो क्यूटिकल्स होता है ये वैक्सी सब्सटेंस होता है। क्या होता है? ये वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है। ये जो क्यूटिकल्स होते हैं ये रूट में एब्सेंट होते हैं। क्यूटिकल कहां पे एब्सेंट होते हैं? रूट में एब्सेंट होते हैं। क्यूटिकल स्टेम में प्रेजेंट होगा, लीफ में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन रूट में एब्सेंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट। Cuticle absent in root. ये पॉइंट क्या रखना है कि क्यूटिकल एब्सेंट में रूट में एब्सेंट होता है। क्लियर? तो हम देखें पूरा इपिडर्मिस के बारे में, इपिडर्मल सेल्स के बारे में। और इपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। ये आउटर पार्ट है इपिडर्मिस का और ये इनर पार्ट है। इपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होगा, जनरल कॉर्टेक्स होगा, ये सब देखेंगे हम आगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अगर ये क्यूटिकल है तो जिधर क्यूटिकल होता है वो क्या होता है? आउटर पार्ट होता है। क्या होता है? आउटर पार्ट होता है। राइट। तो आप यहां तक नोट डाउन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्टोमेटा, है ना। और स्टोमेटा क्यूटिकल में कहां और कैसे प्रेजेंट होता है। राइट। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे स्टोमेटा। आपको पता है कि ये जो इपिडर्मल सेल्स है, क्या इपिडर्मल सेल्स है, ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इपिडर्मल सेल्स ये कुछ इस तरह से इलोंगेटेड होते हैं, है ना। और ये इपिडर्मल सेल्स का आउटर लेयर। और इपिडर्मल सेल्स क्या सिक्रीट करता है? बाहर की तरफ क्यूटिकल सिक्रीट करता है। क्या बनाता है? क्यूटिकल बनाता है। ठीक है। अब क्या होता है इपिडर्मल सेल्स में कहीं कहीं पे एक मॉडिफिकेशन होता है कि ये जो आउटर लेयर है क्यूटिकल का, ये जो स्टोमेटा है ये कैसे बना होता है? आउटर इपिडर्मल लेयर पे। क्या? आउटर इपिडर्मल लेयर पे जहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता है वहां पे एक ओपनिंग होता है। ठीक है। और हम इसी ओपनिंग को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी ओपनिंग को स्टोमेटा कहते हैं। राइट। तो इपिडर्मल लेयर पे, लीफ के मेनली इपिडर्मल लेयर पे जो आउटर उसका पोर्शन होता है वहां पे कहीं कहीं क्यूटिकल एब्सेंट होता है और जहां पे एब्सेंट होता है वहां पे एक ओपनिंग होता है, वहीं पे क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्लियर? क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्टोमेटा है आपको दिख रहा है ये दो सेल से और मिलकर बना हुआ है। इस दो सेल को बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। तो ये हमेशा फिक्स है कि जो स्टोमेटा है वो आउटर इपिडर्मल लेयर पे प्रेजेंट होगा और दो गार्ड सेल्स के मिलने से बनता है। ये गार्ड सेल्स हो सकता है डंबल शेप्ड का और ये गार्ड सेल्स हो सकते हैं किडनी शेप्ड के। अगर ये किडनी शेप्ड का गार्ड सेल होगा तो वो डाइकॉट लीफ है, अगर ये डंबल शेप्ड का गार्ड सेल्स है तो वो मोनोकॉट लीफ है। राइट। तो लिखेंगे स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ।
present on epidermis of leaf, प्रेजेंट ऑन epidermis of leaf. नेक्स्ट पॉइंट, स्टोमेटा का फंक्शन आपको पता है क्या? इट रेगुलेट ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज. इट रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन. तो ये ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करता है. हर एक स्टोमेटा आपको पता है 2 गार्ड सेल से मिलकर बनता है. नेक्स्ट पॉइंट में, ईच स्टोमेटा मेड अप ऑफ 2 गार्ड सेल्स. अब ये जो गार्ड सेल्स हैं ये बीन शेप्ड के भी हो सकते हैं या किडनी शेप्ड के भी हो सकते हैं, और ये गार्ड सेल्स डंबल शेप्ड के भी हो सकते हैं. गार्ड सेल्स है ना. तो एक स्टोमेटा कितने गार्ड सेल से मिलकर बनता है भाई? 2 गार्ड सेल से मिलकर बनता है. और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. क्लियर? तो ईच स्टोमेटा मेड अप ऑफ 2 गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल्स हो सकता है या तो बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड का. बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड या ये हो सकता है डंबल शेप्ड का. किस शेप्ड का? डंबल शेप्ड. अगर ये किडनी शेप्ड का होगा तो ये कहां पे प्रेजेंट होगा? डाइकॉट लीफ में प्रेजेंट होगा. और अगर ये डंबल शेप्ड का होगा तो कहां प्रेजेंट होगा? मोनोकॉट लीफ में प्रेजेंट होगा. कहां पे? मोनोकॉट लीफ. क्लियर? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे. फिर हम डिटेल में देखते हैं मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ के बारे में. नेक्स्ट हेडिंग देंगे डाइकॉट लीफ स्टोमेटा या डाइकॉट स्टोमेटा. ठीक है. तो डाइकॉट स्टोमेटा के बारे में क्या होता है कि किस शेप का होता है ये? तो सर ये किडनी या बीन शेप का होता है. तो इसी तरह से होता है किडनी या बीन शेप. ये किडनी या बीन शेप, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है ना, इसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर, या इसको कहते हैं स्टोमेटल एपर्चर. राइट. ये जो गार्ड सेल्स है इसमें न्यूक्लियस होता है. क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और इसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट भी होता है. क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है. तो आप समझ गए गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है. एक तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को ये रेगुलेट करने का काम करता है. उसके अलावा इसके पास बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है. क्या करता है? फोटोसिंथेसिस. गार्ड सेल्स का जो इनर लेयर है या जो इनर वॉल है, याद रखना है, गार्ड सेल्स का जो इनर वॉल है ये थिक होता है. क्या? गार्ड सेल्स का जो इनर वॉल है ये क्या होता है? थिक होता है. जबकि गार्ड सेल्स का ये जो आउटर वॉल है ये क्या होता है? ये सॉरी इनर वॉल, ये भी इनर वॉल भी क्या होता है? थिक होता है. जबकि ये जो आउटर वॉल है ये क्या होता है? थिन होता है. आउटर वॉल क्या होता है? थिन होता है. और गार्ड सेल्स का इनर वॉल क्या होता है? थिक होता है. याद रखना है. क्लियर? इस गार्ड सेल्स के चारों तरफ कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी इस गार्ड सेल्स के चारों तरफ जो इपीडर्मल लेयर सेल्स है वो इपीडर्मल लेयर सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं और बनाते हैं सब्सिडरी सेल्स. क्या बनाते हैं? सब्सिडरी सेल्स. ये सब्सिडरी सेल्स जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रेजेंट होगा. एनसीईआरटी बोलता है कि ये जो गार्ड सेल्स के चारों तरफ इपीडर्मल सेल्स हैं ये मॉडिफाइड होते हैं समटाइम्स, है ना. और समटाइम्स ये मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं? सब्सिडरी लेयर्स या सब्सिडरी सेल्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? सब्सिडरी सेल्स. ये बनाते हैं सब्सिडरी सेल्स. तो सब्सिडरी सेल्स एक्चुअल में है क्या? तो ये इपीडर्मल सेल्स है. क्या है ये? इपीडर्मल सेल्स. राइट. तो
तो सब्सिडरी सेल्स, उसके नीचे आपको ये क्या दिख रहा है, ये है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के पास आपको क्या दिखा, अच्छा गार्ड सेल्स का नंबर किसी भी स्टोमेटा में 2 होता है, तो एक ये गार्ड सेल्स और ये दूसरा गार्ड सेल्स। ये क्या है, ये है बहुत सारा, इसके पास क्लोरोप्लास्ट, क्या है ये क्लोरोप्लास्ट। और ये जो येलो कलर का हम बनाया है क्या है, ये गार्ड सेल्स का न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस। नेक्स्ट यहां पे आपको दिख रहा है गार्ड सेल्स का जो इनर वॉल है ये क्या होता है, थिक होता है, तो लिखेंगे थिक इनर वॉल, थिक इनर वॉल। और गार्ड सेल्स का जो आउटर वॉल है ये क्या होता है, थिन होता है, तो लिखेंगे थिन आउटर वॉल, थिन आउटर वॉल या थिन आउटर सेल वॉल, राइट। तो ये स्टोमेटा है किसका, डाइकॉट लीफ का। स्टोमेटा विद बीन शेप्ड और गार्ड सेल्स, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ये किसका होता है, डाइकॉट लीफ का होता है। किसका होता है, डाइकॉट लीफ का, ये डाइकॉट लीफ का है, स्टोमेटा ऑफ डाइकॉट लीफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या गार्ड सेल्स के चारों तरफ जो सब्सिडरी सेल्स है ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशंस है, क्या ये हमेशा प्रेजेंट होंगे, नहीं ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होंगे, कभी प्रेजेंट हो भी सकते हैं और कभी प्रेजेंट नहीं भी हो सकते हैं, राइट। अच्छा इसका फंक्शन क्या है, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है। क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है। उसके अलावा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। उसके अलावा आपको पता है कि स्टोमेटा अगर पूछा जाए क्या करता है, तो गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन करने का काम करता है। और स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का नंबर कितना होता है पर स्टोमेटा, तो 2, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोकॉट्स लीफ में जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है। मोनोकॉट लीफ का जो स्टोमेटा होता है वो डम्बल शेप का होता है। किस शेप का होता है, डम्बल शेप का, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से स्टोमेटा होता है डम्बल शेप का, ठीक है, कुछ इस तरह से स्टोमेटा होता है डम्बल शेप का। और इस डम्बल शेप के चारों तरफ क्या होता है, क्या होता है, सब्सिडरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सब्सिडरी सेल्स। तो मोनोकॉट्स लीफ में भी सब्सिडरी सेल्स कभी कभी देखने को मिलता है, ये हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सब्सिडरी सेल्स। और ये डम्बल शेप का क्या है, गार्ड सेल्स। तो ये है गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। और ये चारों तरफ क्या है, ये सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स। और ये वाला क्या है, इसका स्टोमेटा है। ये क्या है, जो ओपनिंग दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्चुअल में यही स्टोमेटा या इसी को कहते हैं स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा का ये पोर है, ये स्टोमेटा का एपर्चर है, क्लियर है। तो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स देखने को मिलेगा मोनोकॉट लीफ में, हाँ हमें देखने को मिलेगा मोनोकॉट लीफ में। तो आप लिख सकते हैं ये किसका एग्जांपल, किसका डायग्राम है, मोनोकॉट लीफ का स्टोमेटा का ये डायग्राम, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटल एपर्चर का। किसका, स्टोमेटल एपर्चर का। तो जो एनसीईआरटी है वो बोलता है कि जो स्टोमेटल एपर्चर है, स्टोमेटल एपर्चर, स्टोमेटल एपेरेटस। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्टोमेटल एपेरेटस है वो किसका बना होता है, या कंप्लीट स्टोमेटल एपेरेटस किसका बना होता है। तो ये बना होता है स्टोमेटल पोर का, स्टोमेटल पोर का। और ये बना होता है गार्ड सेल्स का, गार्ड सेल्स का। और ये बना होता है सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स का। किसका, सब्सिडरी सेल्स का। तो एक कंप्लीट स्टोमेटल एपरेटस किसका बना होता है, स्टोमेटल पोर का, गार्ड सेल्स का एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स का, क्लियर है। तो ये है पूरा, हम देखिए किसके बारे में, किसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में। और ये स्टोमेटा को हम एपिडर्मिस में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एपिडर्मिस से एसोसिएटेड रिलेटेड स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या हो जाएगा गार्ड सेल्स का, तो फोटोसिंथेसिस, और दूसरा रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या हो जाएगा, ये रेगुलेट, ये तो पहले तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। उसके अलावा क्या करता है, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ
रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट। तो ये हुआ कंप्लीट अपना स्टोमेटा के बारे में। अब बात आती है सर कैसे रेगुलेट करता है। तो जब गार्ड सेल्स में पूरा पानी भर जाएगा, गार्ड सेल फुल्ली टर्जिड होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होगा यानी वाटर स्कार्सिटी होगा तो गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा। याद रखना है गार्ड सेल ओपन कब होता है, जब गार्ड सेल फुल्ली टर्जिड हो जाता है, गार्ड सेल में पूरा पानी भर गया तो गार्ड सेल ओपन, और गार्ड सेल से अगर पानी बाहर आ गया या ट्रांसपीरेशन हो गया, गार्ड सेल में पानी कम हो गया तो गार्ड सेल क्या हो जाता है, क्लोज, यानी स्टोमेटा क्लोज, राइट। यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रूट हेयर्स। नेक्स्ट हेडिंग देंगे रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, ये रूट हेयर्स स्टोमेटा सॉरी नेक्स्ट हेडिंग देंगे रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये इपिडर्मल सेल्स यानी रूट के इपिडर्मल सेल से अराइज होते हैं। देखो ये है अपना रूट का इपिडर्मिस, और इस छोटे से इपिडर्मिस को अगर हम कट करके जूम करके देखते हैं तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, कुछ ऐसे, है ना। तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं इपिडर्मल सेल्स, और इपिडर्मल सेल्स से इलोंगेशन होता है। इपिडर्मल सेल से क्या होता है, इलोंगेशन होता है। देखो इस तरह से इलोंगेशन होगा, यानी इसका जो सेल वॉल है ये इलोंगेट कर जाएगा रूट का इपिडर्मल लेयर, और एपिडर्मल लेयर इलोंगेट कर जाएगा। इलोंगेट ये बस सिंपली एक्सटेंशन है किसका, एपिडर्मल सेल्स का। ऐसा नहीं है कि एपिडर्मल सेल्स पे नए रूट हेयर्स बनते हैं ना। क्या एपिडर्मल सेल्स पे जो एपिडर्मल सेल्स का आउटर वॉल होता है वो आउटर सेल वॉल क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है और बनाता है रूट हेयर्स। क्या बनाता है, ये बनाता है रूट हेयर्स। क्या बनाता है, रूट हेयर्स बनाता है। यानी रूट हेयर्स क्या हो गए, अगर एपिडर्मल सेल्स यूनिसेलुलर हैं तो इसके जो रूट हेयर्स हैं वो भी क्या है, यूनिसेलुलर है। क्यों यूनिसेलुलर है, क्योंकि रूट हेयर्स एपिडर्मिस का इलोंगेशन है। क्योंकि रूट हेयर्स एपिडर्मिस का क्या है, इलोंगेशन है। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। और एनसीईआरटी बोलता है शॉर्ट लाइव्ड को इफेमेरल होते हैं। क्या होते हैं, इफेमेरल होते हैं। शॉर्ट लाइफ कहने का मतलब है कुछ समय तक रहेंगे, उसके बाद ये फिर डेथ हो जाएगा इसका, है ना, रिमूव हो जाएगा, फिर दूसरा रूट हेयर्स क्या होगा यहाँ पे अराइव होगा। इस तरह से ये काम करता है रूट हेयर्स। रूट हेयर का फंक्शन क्या है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। और मेनली कैसे वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर्स, तो ये कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करता है। किसको, कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर रूट के एपिडर्मिस के पास रूट हेयर्स है तो वैसे रूट के एपिडर्मिस को हम कहते हैं इपीब्लेमा। यानी एपिडर्मिस ऑफ रूट क्या कहलाता है, इपीब्लेमा कहलाता है। क्या कहलाता है, इपीब्लेमा। इपीब्लेमा क्या है, एपिडर्मिस ऑफ रूट। और एपिडर्मिस ऑफ रूट क्या कहलाता है, इपीब्लेमा कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं रूट हेयर्स यूनिसेलुलर इलोंगेशन है। क्या है रूट हेयर्स, रूट हेयर्स एपिडर्मल इलोंगेशन है। क्या है, एपिडर्मल इलोंगेशन। अगर ये एपिडर्मल इलोंगेशन है तो ये क्या होगा, यूनिसेलुलर। क्या होगा, यूनिसेल्युलर होगा। क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, राइट। क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। नेक्स्ट, ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इफेमेरल होते हैं। इफेमेरल मीन्स ये शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। शॉर्ट लाइव्ड होते हैं यानी न्यू वन से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। रूट हेयर्स इफेमेरल होते हैं, शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। फंक्शन क्या है रूट हेयर्स का, फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ये वाटर मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम soil. Absorb water and mineral from soil. Outer layer of
रूट इपिडर्मिस को क्या कहते हैं? इपीब्लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीब्लेमा कहते हैं। तो ये कंप्लीट रूट हेयर्स के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग देंगे स्टेम हेयर्स, और स्टेम हेयर्स को क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। यहाँ पे एक वर्ड हम बोले, क्या बोले? कैपिलरी वाटर। समझते हैं कैपिलरी वाटर क्या होता है? मान लेते हैं ये अपना प्लांट, और ये प्लांट का रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम से रूट हेयर्स। अब ये रूट हेयर्स कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता है ये सॉइल पार्टिकल, क्या है ये? सॉइल पार्टिकल। और सॉइल पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हो गया सॉइल पार्टिकल पे एब्जॉर्ब वाटर सरफेस। और आपको पता है एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल्स पे वाटर सिर्फ उसके आउटर सरफेस पे रहेगा, बल्क में नहीं जाएगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडी क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन। आपको पता होगा कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है और एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन, जो सॉइल पार्टिकल वाटर को एब्जॉर्ब करके रखे हुए हैं ना, इसी एब्जॉर्ब वाटर को क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। और इसी कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करता है कौन? रूट हेयर्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट हेयर्स या रूट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है? पहला ऑप्शन रहेगा सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, कैपिलरी वाटर। आंसर जाएगा कैपिलरी वाटर। राइट, यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे स्टेम हेयर्स, और स्टेम हेयर्स को हम कहते हैं ट्राइकोम्स। स्टेम हेयर्स, स्टेम हेयर्स और स्टेम हेयर्स को क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स कहते हैं। यूजुअली जो स्टेम हेयर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। जो स्टेम हेयर्स होते हैं ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं, और ये कभी कभी सेक्रेटरी भी होते हैं। क्या होते हैं? सेक्रेटरी भी होते हैं। ये डिफरेंट मटेरियल्स का सिक्रेशन भी करते हैं। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, और ये ब्रांच भी हो सकते हैं। देखो मल्टी सेलुलर कहने का मतलब ये क्या हो गया अपना स्टेम का एपिडर्मिस। अगर ये स्टेम का एपिडर्मिस है तो इसमें जो स्टेम हेयर्स होगा ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे करके बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। क्लियर? और ये ब्रांच्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, और ये अनब्रांच्ड भी हो सकता है। क्या? स्टेम हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स नहीं है, ये क्या है? ये है स्टेम हेयर्स। क्या है? स्टेम हेयर्स। और स्टेम हेयर्स को क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। तो हेडिंग देंगे स्टेम हेयर्स। स्टेम हेयर्स ये मेनली स्टेम हेयर्स प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लिखेंगे ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, या फिर आप लिख सकते हैं एपिडर्मल स्टेम हेयर्स को क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम्स। नेक्स्ट पॉइंट में क्या? यूजुअली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, या जनरली ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। नेक्स्ट, जनरली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। मे बी सॉफ्ट और स्टिफ। नेक्स्ट, ये सेक्रेटरी होते हैं। मे बी सेक्रेटरी, इट मे बी सेक्रेटरी। अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो फंक्शन क्या होता है इसका? स्टेम हेयर का फंक्शन क्या होता है? तो पहला फंक्शन तो ये प्रोटेक्शन करता है। ये प्रोटेक्शन करता है, बहुत सारे इंसेक्ट से ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट, ये वाटर लॉस और ट्रांसपीरेशन को भी क्या करता है? कम करता है। क्या? वाटर लॉस और ट्रांसपीरेशन को भी कम करता है। लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टेम हेयर्स का? प्रोटेक्शन। बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह जो आएंगे वो इसी स्टेम हेयर्स में क्या बंद के रह जाते हैं, है ना, उसमें पकड़ लिए जाते हैं, जकड़ लिए जाते हैं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन
what and help in preventing water loss due to transpiration and help in preventing water loss due to transpiration. क्लियर? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम क्या पढ़े आज? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले पढ़े कि एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, ये बाहर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं, इसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है और ये कंटिन्यूअस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसी एपिडर्मिस पे कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, उसको भी हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़ लिए, जैसे कि स्टोमेटा, रूट हेयर्स एंड स्टेम हेयर्स। क्लियर है? इसके साथ अपना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म होता है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ के आना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड, बोलो ना, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहां तक नोट डाउन करेंगे और कल मिलेंगे।